हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ऋषभ देवांगन। आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जहाँ से छोड़े थे वहां से आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रेस इन सॉइल पढ़ रहे थे, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। स्ट्रेस इन सॉइल में तीन प्रकार के स्ट्रेस हम लोग देख रहे हैं। टोटल स्ट्रेस होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है और पोर वाटर प्रेशर होता है। टोटल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो सॉइल में जो टोटल स्ट्रेस आता है, ठीक है ना, सॉइल में जो स्ट्रेस लग रहा है वो किसके बराबर होता है? सॉइल में जो स्ट्रेस लग रहा है वो इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर होता है टोटल स्ट्रेस। सॉइल में स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो लोड अपॉन एरिया से आप लोग नॉर्मली स्ट्रेस निकाल सकते हैं, टोटल स्ट्रेस अगर निकालना है तो। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। पोर वाटर प्रेशर को यू से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। और पोर वाटर प्रेशर होता क्या है, सॉइल के वाइड में वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अगर सॉइल के वाइड में वाटर प्रेजेंट हो और सॉइल में लोड लगने के कारण उसके वाइड में जो प्रेजेंट वाटर है उसमें जो जिस प्रकार का लोड लगेगा, तो वाटर में लोड लगने के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को हम लोग पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। तो पोर वाटर प्रेशर इज नथिंग बट अ प्रेशर ऑन द वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन द वाइड्स ऑफ द सॉइल। ओके। एंड उसके बाद फिर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है आपका? इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली हम लोग शियर स्ट्रेंथ की क्या मानते हैं, सॉइल के शियर स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं। मतलब कि सॉइल का शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कब? जब इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल ज्यादा होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल कब ज्यादा होता है? जैसे जैसे वाटर टेबल जो है ऊपर आते जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल कम होते जाता है। हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे सॉइल जो है लिक्विड लिमिट की ओर जाते जाता है उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होते जाती है। जब हम लोग अल्टरबर्ग लिमिट्स पढ़ रहे थे, चार प्रकार के स्टेट बताया था उन्होंने और तीन प्रकार के लिमिट्स बताए थे, तो वो उसको देखे थे। तो हम लोग देखे थे कि लिक्विड लिमिट की ओर जैसे जैसे सॉइल जाते जाएगा वॉल्यूम तो इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन क्या डिक्रीज होते जाता है? शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ये बोल दिया था। ठीक है। उसके बाद फिर शियर स्ट्रेंथ जो रहता है किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है या फिर क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी बताया था। कंप्रेसिबिलिटी, परमिएबिलिटी और क्या हो सकता था, कंसोलिडेशन, ये सब था, है ना। शियर स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड है ही। और उसके बाद फिर हम लोग शियर स्ट्रेस इन सॉइल मतलब स्ट्रेस इन सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो गया है, इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड विथ वाटर। तो मतलब ये सॉइल है, सॉइल जो है सबमर्ज्ड विथ वाटर है, वाटर टेबल ऊपर चढ़ गया है तो सॉइल क्या हो गया है, फुली सबमर्ज्ड हो गया है। अब सबमर्ज के केस में ये जो सबमर्ज हुआ है उस साइड को Z1 मान लिया हूँ और ये जो आपका सॉइल का हाइट है वो Z मान लिया गया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे में सॉइल नहीं है, सिर्फ हम लोग स्टडी करने के लिए यहाँ तक लिए हैं सॉइल को, है ना। किसी सेक्शन में तीन सेक्शन ले लिया और तीनों सेक्शन में हम लोग स्ट्रेसेस को स्टडी करेंगे। यहाँ पर भी तीनों प्रकार के स्ट्रेस, तीनों प्रकार की स्ट्रेस मतलब ये और ये, इस पॉइंट में तीनों स्ट्रेस, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में तीनों स्ट्रेस कितना कितना डेवलप हो रहा है वो हम लोग देख चुके हैं। सेक्शन ए में बात करूँ तो निकालते कैसे स्ट्रेस, यहाँ पर जब मैं टोटल स्ट्रेस निकालूंगा तो यहाँ पर तो क्या है सॉइल है ही नहीं ना, एक लाइन बस है और ऊपर में कुछ है नहीं, तो हम लोग सॉइल की स्टडी कैसे करेंगे जब हाइट ही नहीं है। तो टोटल स्ट्रेस यहाँ पर जीरो, पोर वाटर प्रेशर भी यहाँ पर जीरो और इफेक्टिव स्ट्रेस भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और जब मैं इस सेक्शन में आऊंगा तो ऊपर जो है आपको सॉइल इतना मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ सॉइल नहीं मिल रहा था, यहाँ पर इतना सॉइल मिल रहा है। अब इस सॉइल की आप स्टडी करोगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इधर भी सॉइल नहीं है, क्या है आपका, सिर्फ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जब मैं टोटल स्ट्रेस निकालना चाहूंगा तो टोटल स्ट्रेस किसके टर्म में निकलेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म में निकलेगा, क्योंकि यहाँ सॉइल है ही नहीं, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, Z1 जो हाइट है आपका। वैसे टोटल वाटर प्रेशर, सॉरी पोर वाटर प्रेशर भी आपका, पोर वाटर प्रेशर हमेशा मैं क्या बोला हूँ कि यूनिट वाटर के टर्म में ही निकलेगा। अगर वाटर प्रेशर नहीं है मतलब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, वहां पर जीरो होगा, क्योंकि इट इज द प्रेशर विच इज डेवलप ऑन द सॉइल विच इज प्रेजेंट ऑन द वाइड्स ऑफ द सॉइल। तो अगर वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो किसी प्रकार का पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। ओके, ये हो गया इतना ठीक है। अब दोनों आया, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो टोटल स्ट्रेस से पोर वाटर प्रेशर को इधर लाके माइनस करोगे इंटरचेंज करके, है ना। सेक्शन सी में जब हम लोग आएंगे तो सेक्शन सी में अब क्या हो जाएगा, इस पूरे स्ट्रेस की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें जितना स्ट्रेस आया प्लस इसमें जितना स्ट्रेस आया उसको जोड़ दूंगा, इसमें जितना स्ट्रेस आया वो निकाल चुका और प्लस इसमें क्या हो जाएगा आपका जेड इंटू, ये जेड आपका हाइट हो गया और यहाँ पर क्या ले लेंगे, गामा सेट ले लेंगे, क्योंकि सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो पिछला था यहाँ पर का और यहाँ पर का हमेशा किसके टर्म में निकलेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म में निकलेगा, तो जेड इंटू गामा डब्ल्यू हो गया आपका, ठीक है। और वैसे ही क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, एक दूसरे से माइनस करोगे तो ये और ये
बचेगा क्या, ये इसमें से क्या हो जाएगा, जेड कॉमन निकल के और बचा क्या, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब उसके बाद फिर गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, समझ यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों प्रकार के, तीनों सेक्शन में क्या निकाल लिए, तीनों प्रकार का स्ट्रेस निकाल लिए। अब उसी हिसाब से हम लोग स्ट्रेस डायग्राम अगर बनाना चाहे तो ये टोटल स्ट्रेस डायग्राम, ये पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, और ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से टोटल स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर अपना कितना है, टोटल स्ट्रेस 0 आया, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस कितना आया, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस कितना आया, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू, और प्लस क्या हो जाएगा, जेड सेट। वैसे करके हम लोग पोर वाटर प्रेशर डायग्राम भी निकाल लेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम भी बना लेंगे। इजी था यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो क्वेश्चन आपको मैं बोल दिया हूँ, ये डायग्राम थ्योरेटिकल रूप में या फिर डायग्रामेटिक रूप में, दोनों प्रकार से दे सकता है, और उस हिसाब से आपको किसी भी सेक्शन में क्या निकालने बोल सकता है कि टोटल स्ट्रेस निकालो या फिर पोर वाटर प्रेशर या फिर तीनों निकाल के बताओ, ठीक है। ऐसा टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आ सकता है। और उसके अलावा आप लोग ये सोच रहे होगी कि क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ करके, देखो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही फाइल आपका खत्म होता है ना, तो मैं क्वेश्चन का भी क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या फिर क्लास कर लेंगे हम लोग, ठीक। क्वेश्चन का भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते जाते हैं, समझते जाते हैं, आखिरी में हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, और क्या, इतने ही तो पढ़े थे ना। तो दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, सॉइल मास विथ सरचार्ज, सॉइल मास विथ सरचार्ज। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, सॉइल मास विथ सरचार्ज, सरचार्ज मतलब आपका ऊपर से लोड लग रहा है आपका, ये आपका क्या हो गया, सरचार्ज हो गया। मान लेते हैं क्यू सरचार्ज लग रहा है आपका, क्यू क्यू सरचार्ज लग रहा है। वाटर टेबल यहीं कहीं पर है, आप लोग मान लो वाटर टेबल यहाँ पर है, और ये पूरा सॉइल है, मतलब ये पूरा क्या है आपका, सॉइल है, ये पूरा सॉइल है, वाटर टेबल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और ऊपर से क्या लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है। अब इस केस में भी अपने को ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन है, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, तीनों प्रकार के स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। जब मैं इस सेक्शन में आऊंगा ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ऊपर में सॉइल है क्या, मतलब इसके ऊपर में तो सॉइल नहीं है, लेकिन आपका सरचार्ज ऊपर से लग रहा है, तो कुछ ना कुछ आपका सरचार्ज भी यहाँ पर का क्या हो जाएगा, इस सेक्शन का टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। अब पोर वाटर प्रेशर की बात करूंगा, तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो ही रहेगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर हमेशा किसके टर्म में होता है, गामा डब्ल्यू के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस की जब बात करेंगे, तो इस सेक्शन में आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, क्यू माइनस जीरो, मतलब कि क्यू हो जाएगा। और उसके बाद फिर टोटल स्ट्रेस निकालेंगे आपका बी सेक्शन में, बी सेक्शन में जब टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो इधर का क्यू तो रहेगा ही, ठीक है, क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका, टोटल स्ट्रेस जब हम लोग निकालना चाहेंगे, ठीक है, टोटल स्ट्रेस अब निकालते हैं। तो इस सेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, जो पहले था क्यू, क्यू में क्या ऐड हो जाएगा आपका, ये हाइट कितना है, Z1, और Z1 में आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z1 इंटू गामा, सिर्फ गामा, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है क्या, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर यहाँ से है, वाटर टेबल यहाँ पर है, मतलब इसके नीचे में क्या है, पानी है, इसके ऊपर में क्या है, ड्राई सॉइल है, मतलब कि सॉइल का यूनिट वेट बस लेंगे, जो कि आपका गामा के बराबर होता है, जिसको बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, याद होगा तो, ठीक है। अब उसके बाद फिर यू, मतलब कि पोरोसिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो ही रहेगा, मैं बोला था वाटर नहीं तो पोर वाटर प्रेशर जीरो। अब उसके बाद फिर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फिर से इसको इससे माइनस करोगे तो सेम टोटल स्ट्रेस के बराबर, फिर से ये आ जाएगा सेम, ठीक। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप लोगों को अगर बन जा रहा है तो अपने से बनाते रहो, देख देख के बनाने का मतलब नहीं है, ठीक है, अपने से बनाओगे तो वो बनेगा और समझ में आएगा। अब उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, टोटल स्ट्रेस निकालते हैं सी सेक्शन में, सी सेक्शन यहाँ पर है, तो पिछला जो था आपका क्यू प्लस क्या हो जाएगा, Z1 इंटू गामा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जेड इंटू गामा सेट हो जाएगा, जेड इंटू गामा सेट हो जाएगा, ठीक है ना, गामा सेट किया होगा, जेड ये हाइट हो जाएगा, और ये सेचुरेटेड हो गया, सॉइल यहाँ पर वाटर टेबल आ गया, तो ठीक। अब उसके बाद फिर पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर रहेगा क्या, रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी प्रेजेंट है, तो जेड इंटू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा, चलो माइनस करो एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा Q प्लस क्या हो जाएगा, Z1 इंटू गामा, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका,
जेड कॉमन निकल जाएगा, इधर से जेड कॉमन निकलेगा और गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। तो मतलब मैं डायरेक्ट मैं जेड इंटू गामा समझ लिख सकता हूँ क्या? नहीं आया समझ में? एक बार और देखना, इसको इससे माइनस कर रहे हो आप, ये वाला टर्म उतार दिया मैं, ठीक है। अब ये जाके इससे माइनस हुआ, ये इससे जाके माइनस हुआ, तो इन दोनों में जेड कॉमन निकल गया और गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू गामा समझ हो गया। आगे समझ में? तो इस प्रकार से इफेक्टिव स्ट्रेस निकल गया, ठीक। तो क्या समझ में आया आपको? सरचार्ज लग रहा है उसके कारण क्या होता है आपका, कौन कौन इफेक्टेड होता है? टोटल स्ट्रेस इफेक्टेड हो रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस इफेक्टेड हो रहा है। पोर वाटर प्रेशर में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक कि पानी प्रेजेंट ना हो। पानी प्रेजेंट होता तो इसमें भी आपका इफेक्ट देखने को मिलता, ठीक है। चलो अब तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं, सॉइल मास विथ कैपिलरी राइज। तीसरा हो जाएगा आपका सॉइल मास विथ कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फ्रिंज। कैपिलरी फ्रिंजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब सरचार्ज हट गया है, इधर सरचार्ज नहीं है आपका। तीसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया आपका, कैपिलरी राइज इधर देखने को मिल रहा है, इस जोन में आपको कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है। इधर वाटर टेबल प्रेजेंट है, ये वाटर टेबल है, ठीक है, ये वाटर टेबल है और इधर आपको कैपिलरी वाटर टेबल के ऊपर में कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए निकाल लो, ठीक है, तीनों सेक्शन में फिर से स्ट्रेस निकालो। अच्छा ये डायग्राम में पिछले वाले में नहीं बताया, बना लोगे ना डायग्राम का क्या है, यहाँ पर क्या होता, अच्छा नहीं बनता तो बता देता हूँ। इधर देखो क्यू आ रहा है, टोटल स्ट्रेस डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम वैसे फिर से बोल रहा हूँ कोई काम का नहीं है हमारे, ठीक। ये इधर क्यू है, ठीक है, इधर क्यू है, इधर भी क्यू आ रहा है, इधर भी क्यू आ रहा है, मतलब मेरे को पता चल गया कि क्यू तो तीनों में, तीनों पॉइंट में या तीनों सेक्शन में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इधर क्यू था, इधर क्या हो गया आपका क्यू प्लस क्या हो गया, जेड वन इंटू गामा हो गया। और इधर जब आएंगे तो हम लोग जेड वन इंटू गामा तो है ही, इधर तक क्या हो जाएगा जेड वन इंटू गामा, और जाएंगे तो गामा सेट इधर बढ़ जाएगा, इधर क्या बढ़ गया आपका जेड इंटू सेट। इजी था, कोई दिक्कत नहीं। और इधर जब आएंगे हम लोग, इधर आपको जीरो मिल जाएगा, पोर वाटर प्रेशर जीरो मिल जाएगा, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर जीरो मिल जाएगा, इधर भी आपको जीरो ही मिल रहा है, मतलब कि डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा इसका, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम। और इधर क्या आ जाएगा, जेड इंटू गामा डब्ल्यू। और टोटल स्ट्रेस का डायग्राम कुछ इसी की तरह रहेगा, ठीक है, क्यू क्यू और प्लस क्या हो जाएगा आपका, सेम इसी की तरह रहेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम टोटल स्ट्रेस डायग्राम की तरह ही रहेगा, जेड इंटू सेट की जगह में क्या आ जाएगा, जेड इंटू सबमर्ज आ जाएगा यहाँ पर। आगे होगा समझ में? चलो हाँ, तो हम लोग फिर से वापस आते हैं हम लोग तीसरे केस में। तीसरा केस क्या है हमारा, सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ पर से कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर से, तो इस वाले सेक्शन में जब मैं स्ट्रेस निकालूंगा, ठीक, तो टोटल स्ट्रेस यहाँ पर जब देखने को मिलेगा मेरे को क्या, जीरो, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पर आएगा आप लोगों को, पोर वाटर प्रेशर में। देखो पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर नोट करके लिख लेना आप लोग कि पोर वाटर प्रेशर जो होता है कैपिलरी राइज जहां पर होता है ना, वहां पर निगेटिव पोर वाटर प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेयर वी सी या फिर वेयर कैपिलरी राइज ऑकर निगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप, ठीक है, वहां पर क्या होता है, निगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। कहने का मतलब इस सेक्शन में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर निगेटिव पोर वाटर प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब ये निगेटिव हमें जहां तक कैपिलरी राइज हो रहा है, यही कैपिलरी राइज हो रहा है, तो ये हाइट कितना है आपका, जेड वन है, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू ही लोगे, हमेशा गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो माइनस में जेड वन इंटू गामा डब्ल्यू देखने को मिलेगा आपको इस सेक्शन के लिए, क्या चीज, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। इस चीज को याद रखना, कैपिलरी राइज जहां पर हो रहा है तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है, निगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण निगेटिव पोर वाटर प्रेशर देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो जेड वन इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना।
Z1 इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि इसको इससे माइनस करूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग टोटल स्ट्रेस निकालते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में टोटल स्ट्रेस निकालूंगा तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, Z1 इंटू में क्या लिखूंगा, गामा सेट लिखूंगा, क्योंकि फिर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कैपिलरी राइज के कारण सेचुरेटेड हो चुका है। अब उसके बाद फिर यू की बात करते हैं, मतलब पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, -Z1 इंटू गामा डब्ल्यू पहले था, और उसके बाद फिर इतने हाइट के लिए लूंगा तो प्लस Z1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो -Z1 गामा डब्ल्यू प्लस Z1 गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट में, इस सेक्शन में अपने को पोर वाटर प्रेशर जीरो देखने को मिल रहा है। आया कि नहीं समझ में? यहाँ पर क्या था, -Z1 इंटू गामा डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, -Z1 गामा डब्ल्यू प्लस में क्या हो जाएगा, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो गया, दोनों जीरो हो गया ना, माइनस प्लस। तो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर जीरो देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर इफेक्टिव स्ट्रेस दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, तो Z1 इंटू गामा सेट टोटल स्ट्रेस के बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड सेक्शन में आते हैं। सी सेक्शन में आपका देखेंगे तो यहाँ पर कितना था आपका, जीरो था, और यहाँ पर कितना हो गया, Z1 इंटू गामा सेट हो गया, और फिर इसको प्लस किससे कर दोगे आप, प्लस किससे कर दोगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, Z इंटू गामा सेट हो जाएगा, Z इंटू गामा सेट, ठीक है। Z इंटू गामा सेट हो गया। उसके बाद फिर पोर वाटर प्रेशर देखते हैं, यहाँ पर जीरो था, और यहाँ पर जब आएंगे तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, Z इंटू गामा डब्ल्यू देखने को मिलेगा, ठीक। इफेक्टिव स्ट्रेस दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, तो यहाँ पर से Z1 इंटू गामा सेट देखने को मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे से प्लस हो जाएगा Z, और सेट माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, गामा सबमट, वही वही है यार, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, देख लो। कुछ गलत किया क्या? अच्छा, नहीं ठीक। आ गया समझ में? ठीक है, डायग्राम बना लोगे, इजी है डायग्राम। टोटल स्ट्रेस का कैसे डायग्राम बन जाएगा, बना लेना डायग्राम, आप लोग अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z1 सेट, और इसके बाद फिर Z इंटू सेट, फिर ऐसे करके डायग्राम बन जाएगा आपका, ठीक है। और फिर इसका जब मैं बनाऊंगा, इसका इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस में है, इसको देख लो बस, माइनस में है मतलब क्या हो जाएगा आपका, माइनस में है कहने का मतलब इधर आ जाएगा आपका माइनस में कितना, Z इंटू गामा डब्ल्यू, माइनस को इधर ले लो, प्लस है तो इधर, और उसके बाद फिर इस सेक्शन में क्या हो गया, जीरो, मतलब इधर जीरो हो गया, और उसके बाद फिर से किधर चल दिए, इधर चल दिए, कितना चल दिए, Z इंटू गामा डब्ल्यू, इजी, कोई घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको भी बन जाएगा। ये -Z1 इंटू गामा डब्ल्यू है, और ये क्या है, Z इंटू गामा डब्ल्यू है, बीच में जीरो, ओके। अब ये भी बना लोगे आप, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू था उधर, और इधर भी क्या हो जाएगा, Z1 सेट हो जाएगा, और इधर Z1 सेट प्लस Z गामा, ठीक है। बनाना नहीं पड़ेगा ना, बन जाएगा यार, इजी है। और वैसे भी नहीं भी बनता तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नोट करके जो अभी लिखाऊंगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। एक नोट तो आप लोग लिख लिए ना, लिखे कि नहीं? अभी मैं बताया था कि अगर कैपिलरी राइज डेवलप होता है तो उसके कारण उसके ऊपर के सेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है ना। अब लिख लो। नोट करके लिखना, 3 नोट और इम्पोर्टेंट है। देखो, सरचार्ज अभी समझ में आ गया, सरचार्ज मतलब एक्सटर्नल लोड अगर अप्लाई हो रहा है हमारे सॉइल में, तो वो सरचार्ज इफ सरचार्ज if surcharge is applied gradually, ठीक है ना, if surcharge is applied gradually मतलब अगर सरचार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, अचानक से नहीं लग गया, ठीक है, तो सरचार्ज धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में लोड को कौन बेयर करेगा, इफ द सरचार्ज इज अप्लाइड ग्रेजुअली देन
एंटायर सरचार्ज या फिर एंटायर लोड इज बियर्ड बाई सॉइल सॉलिड। ठीक है ना, जो सॉइल सॉलिड है उनके द्वारा पूरा का पूरा लोड बियर किया जाएगा। ठीक है, बट दूसरा नोट हो जाएगा, इफ सरचार्ज इज अप्लाइड इंस्टेंटली मतलब तुरंत का तुरंत, अचानक से। ठीक है, इंस्टेंटली, देन एंटायर लोड is beared by pore water pressure only। याद रखना, मतलब कि अगर लोड तुरंत, अगर ये सॉइल है मेरा, अचानक से मैं उसमें इम्पैक्ट लोड लगाया, इंस्टेंटली लोड लगाना मतलब इम्पैक्ट करना, तो अचानक से मैं अगर सॉइल में किसी प्रकार का अचानक से लोड लगा दिया तो वो लोड सिर्फ किसके द्वारा बियर किया जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर के द्वारा, यानी कि जो प्रेजेंट है वाइट्स में वाटर, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, बियर किया जाएगा। इस चीज को याद रखना। लेकिन कुछ समय पश्चात, ठीक है ना, बट आफ्टर, ये तो तुरंत की बात हो गई, इंस्टेंट लोड जब लग रहा है आपका तब, बट आफ्टर सम टाइम लोड, क्या लिखूं, ग्रामर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लोड विल बी बियर्ड बाई सॉइल सॉलिड ऑल्सो। मतलब कि कुछ समय के पश्चात, तुरंत तो कौन बियर करेगा, पोर वाटर प्रेशर, लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर सॉइल सॉलिड के द्वारा भी लोड को बियर किया जाएगा। ठीक है, तो पहला था आपका कि जब ग्रेजुअली लोड अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे लोड अप्लाई हो रहा है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड बियर करेगा लोड को। इंस्टेंट लोड अप्लाई हो रहा है तो पोर वाटर प्रेशर ये क्या करेगा, बियर करेगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर सॉइल सॉलिड भी क्या करेगा, लोड को बियर करेगा। ठीक, बस यही था आपका, इस कंसेप्ट को समझना। ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज बता देता हूँ, उसके बाद फिर परमेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। एक चीज और समझ लो, देखो ये मान लेते हैं मेरा सॉइल है और ये क्या है, वाटर टेबल है ना, ये क्या है, वाटर टेबल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है इतने में, तो ये 3 भाग में बढ़ गया है मेरा सॉइल। यहाँ पर मतलब फुली सेचुरेटेड है सॉइल, जब ये वाटर टेबल है और ये मेरा सॉइल है, तो यहाँ पर का जो सॉइल है वो फुली सेचुरेटेड है। समझ में आ रहा है ना, ये वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है, मतलब यहाँ पानी है और ये मेरा सॉइल है ये। ठीक है, ये पूरा सॉइल है, ये पूरा सॉइल है, ये वाटर टेबल है, जिसके कारण यहाँ पर बस कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है। तो 3 सेक्शन में सॉइल मिल गया। यहाँ पर मेरा ड्राई सॉइल है ना, और यहाँ पर का सॉइल मेरा कैसा है, सॉइल विथ कैपिलरी फ्रिंजेस, सॉइल विथ कैपिलरी फ्रिंजेस या फिर कैपिलरी फ्रिंज। और यहाँ पर का सॉइल कैसा है मेरा, फुली सेचुरेटेड सॉइल है, यानी कि वेट सॉइल बोल सकता हूँ मैं, वेट सॉइल है यहाँ पर। ठीक, अब तीनों में अंतर क्या होगा, तीनों में आपको अगर मैं पूछूंगा कि कौन से सॉइल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा मेरे को, कौन सा सॉइल ऐसा होगा जो कि सबसे ज्यादा लोड बियर कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा। तो देखो, ये जो फुली सेचुरेटेड सॉइल है या फिर जो वेट सॉइल है, इसका जो होगा पुअर स्ट्रेंथ होगा, इसका क्या होगा, पुअर स्ट्रेंथ होगा। इसका भी क्या होगा, ड्राई सॉइल का भी पुअर स्ट्रेंथ होगा। मैं क्या बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत वाटर होना जरूरी है, जो कि सॉइल को क्या करता है, डेंस बनाता है। तो
ये बिल्कुल ही परफेक्ट सॉइल है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये गुड स्ट्रेंथ शो करेगा, याद रखना, गुड स्ट्रेंथ शो करेगा। इसको बना लो, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालना परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है बता देता हूँ क्या होता है। परमिएबिलिटी इन सॉइल, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बता चुका हूँ। परमिएबिलिटी समझ लो पहले। देखो सॉइल है, सॉइल में वाइड होता है, ठीक है। अगर मैं सॉइल में पानी डाला तो वो पानी ऊपर में रहेगा कि चल देगा नीचे, सॉइल के नीचे चल देगा बेसिकली, है ना, ठीक। तो वो सॉइल जब नीचे जाएगा तो वो क्या, वो सॉइल के कण को छेद के जाता है, नहीं, वो उसके वाइड के थ्रू ट्रेवल करता है ना, सॉइल के बीच में जो गेप रहेगा उससे ट्रेवल करके जाएगा। और सॉइल में जितना ज्यादा गेप रहेगा उतना ही जल्दी पानी जो है नीचे चल देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं पानी को डाला तो पानी ट्रेवल कहाँ से कर रहा है, उसके वाइड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो वही तो उसकी परमिएबिलिटी है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है ना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल कि जब मैं वाटर ट्रेवल्स इन द वाइड थ्रू द वाइड इजिली, देन सॉइल हैव द हाई परमिएबिलिटी। मतलब कि सॉइल की परमिएबिलिटी हाई कब होगी, जब उसका वाइड ज्यादा होगा। सॉइल की परमिएबिलिटी कम कब होगी, जब उसका वाइड कम होगा। तो इसको लिख लो, डेफिनेशन लिखा देता हूं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, it is the property of the soil या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा डेफिनेशन नहीं मिल रहा मेरे को, एक मिनट रुकना ना। that is the ease between that is the ease between that is the ease of, बहना क्या बोलेंगे यार, that is the ease of ट्रांसपोर्टेशन लिख लो। अब कुछ अच्छा वर्ड अपने से मिलेगा तो लिख लेना, that is the ease of transportation of water through the voids of the soil solid, या फिर voids of the soil बस लिख लो, ठीक है ना। that is the ease of the transportation of the water through the voids of the soil। वाटर की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते हैं। दैट इज द ईज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की जगह में अगर कुछ अच्छा वर्ड, टेक्निकल वर्ड आ रहा होगा समझ में तो लिख लेना, ऑफ द फ्लूइड, ठीक है ना। फ्लूइड लिखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। वाटर की जगह में फ्लूइड लिख लेना, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड थ्रू द वाइड्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। फ्लूइड में गैस भी आ जाता है और वाटर भी आ जाता है, ठीक। तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोर्स पार्टिकल जो होता है, ठीक है, कोर्स पार्टिकल जो होता है उसका क्या होगा, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स पार्टिकल इज ग्रेटर देन क्या, परमिएबिलिटी ऑफ फाइन पार्टिकल। ये एक नंबर मिल जाएगा आपको इससे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, पोरस सॉइल मतलब समझना, पोरस, पोरस जो सॉइल होता है, पोरोसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, पोरस बोल रहा हूँ। पोरस सॉइल की जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है। पोरस सॉइल मतलब क्या होता है, जिसका वाइड ज्यादा, ठीक है, जिसका वाइड ज्यादा जिस सॉइल का, वो उतना ही ज्यादा पोरस होता है, ठीक है। इंडिविजुअल वाइड की बात कर रहा हूँ, याद रखना, दो प्रकार की वाइड मैं बताया था, टोटल वाइड और इंडिविजुअल वाइड। तो परमिएबिलिटी किस सॉइल की ज्यादा होगी, जिस सॉइल की इंडिविजुअल वाइड ज्यादा होगी। इंडिविजुअल वाइड किसकी ज्यादा होती है, कोर सॉइल की होती है ना ज्यादा, ठीक है।
तो इंडिविजुअल वाइड जिसकी ज्यादा होगी उसकी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोरस सॉइल होगा, और वो जितना ही ज्यादा पोरस सॉइल होगा वो उतनी ही ज्यादा परमेबिलिटी शो करेगा। अब आया समझ में। अब एक और इंपॉर्टेंट टेबल दिखाने वाला हूं, उसको लिख लो। एक तरफ लिख लेना सेंटीमीटर पर सेकेंड में उसकी परमेबिलिटी, और एक तरफ लिख लेना नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल, और एक तरफ लिख लेना परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर अपने पास कोर्स पार्टिकल है, सब पढ़ चुके हैं ना कोर्स पार्टिकल किसको बोलते हैं, कोर्स पार्टिकल है, उसके बाद फिर कोर्स से छोटा हो सकता है आपका, अरे कोर्स मत लिखो यार, ऐसे लिखो ग्रेवल लिखो, ग्रेवल है, ग्रेवल से छोटा हो जाएगा सेंड हो जाएगा, सेंड से छोटा सिल्ट हो जाएगा, और सिल्ट से छोटा क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। हम लोग इतना तो समझ गए हैं कि इधर से नीचे की ओर जाते जाएंगे तो परमेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ग्रेवल की सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होती है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक मिनट, हाँ सही है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंड की अगर मैं बात करूंगा तो 1 से लिख लेना 10⁻⁻3, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 10⁻³ टू 10⁻⁷, और इसका लेस देन 10⁻⁷। ठीक है, ये 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, ये 1 सेंटीमीटर से लेके, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम ना, 1 सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁷, 10⁻⁷ से भी कम ये डिस्टेंस है ना, मतलब कि परमेबिलिटी है, सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। एक हिसाब से देखा जाए तो लेंथ ही है, इतना लेंथ का ट्रेवल करना इतने सेकंड में, है ना। ठीक है, इस टेबल को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। इसके बाद ये टेबल हो गया। अब देखो डार्सी लॉ देखते हैं, डार्सी लॉ। एक्चुअली में परमेबिलिटी के बारे में जिन्होंने बताया वो डार्सी ही है। तो डार्सी लॉ क्या बोलता है आपका, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या बोला मैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है I इज इक्वल टू हेड लॉस डिवाइडेड बाई L होता है। मतलब देखो समझना, सॉइल है मेरे पास, उसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, पानी मैं डालूंगा तो वो पानी नीचे जाते जाएगा उसके वाइट के थ्रू, लेकिन ऊपर में जितना पानी था नीचे जाते जाएगा तो पानी कम होते जाएगा ना, नहीं समझ में आया। ऊपर में जो सॉइल के कण थे, मैं बोला था ना फिल्म वाटर, मतलब कुछ ना कुछ कण जो होंगे सॉइल के वो क्या करेंगे, अपने में थोड़ा बहुत तो क्या कर लेंगे, चिपका के रखेंगे, और फिर नीचे जाते जाएंगे तो वो पानी की मात्रा मतलब डिस्चार्ज कम होते जाएगा। समझ में आता है ना ये सब, वेलोसिटी अलग चीज होता है, डिस्चार्ज अलग चीज होता है, तो डिस्चार्ज आपका क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा पानी का। तो मतलब क्या देखने को मिलेगा मेरे को, हेड लॉस देखने को मिलेगा। और ये क्या है, लेंथ है, कि कितने लेंथ में वो क्या किया, ट्रेवल किया, ये लेंथ का ट्रेवल होना है, ठीक है ना, पानी का ट्रेवल होना है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक जितने लेंथ में वो ट्रेवल किया, दैट इज द हेड लॉस। दोनों के रेशियो को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये वही बोल रहा है डार्सी लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या देखने को मिलेगा मेरे को, वेलोसिटी ऑफ फ्लो देखने को मिलेगा। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो ये KI बन जाता है, बोलते हैं K को क्या बोलते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब इधर देखना, अब हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू V इंटू ए, वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया होता है ना, वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाइड बाय में एरिया, ये हो गया Q इज इक्वल टू VA। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, Q इज इक्वल टू V की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगी, V की वैल्यू यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, KIA हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपको दो फॉर्मूला देखने को मिल गया, एक तो वेलोसिटी का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के टर्म में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू KI और Q इज इक्वल टू KIA। ये सब किसके द्वारा दिया गया है, डार्सी के द्वारा दिया गया है।
आ गया समझ में? इसको लिख लो, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज दिस, एरिया इज दिस, डिस्चार्ज इज दिस। तो ऐसा करके इजी सा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, इसके टर्म में भी दे सकता है कि आपको परमेबिलिटी निकालो बोल दिया, एरिया दे दिया है। एरिया मतलब समझ में आ रहा है ना, जितने सॉइल का एरिया है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, जितना डिस्चार्ज से वो फ्लो हो रहा है, और ये क्या हो गया, जितना वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो गया आपका कि आई एल की वैल्यू दे दिया है, इतना लेंथ में ट्रेवल कर रहा है, हेड लॉस भी दे दिया है पता चला, और आई आप लोग को फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अरे समझ, पहले आई निकालोगे, फिर आई निकालने के बाद ए तो आपको दिया रहेगा, क्यू दिया रहेगा, तो पुट करके आप लोग ये पूछता है ये अधिकतर, ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, या फिर परमेबिलिटी बस पूछ सकता है। तो परमेबिलिटी भी पूछ रहा है, मतलब यही पूछ रहा है ना, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। हो गया, खैर क्वेश्चन करेंगे आगे। अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज और याद रख लेना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी भी बोलते हैं। डिस्चार्ज वेलोसिटी बोल रहा हूँ ना, वेलोसिटी, डिस्चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक। और आगे अभी देखेंगे इसको किससे कंपेयर करते हैं। तो एक चीज और याद रख लेना कि एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल वेलोसिटी, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी या फिर सीपेज वेलोसिटी जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, तो जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, इसी को डिस्चार्ज वेलोसिटी भी बोलते हैं, और इसी को एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी के बराबर होता है। पोरोसिटी तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, पोरोसिटी पढ़ चुके हैं, पहले क्लास दूसरे क्लास में पढ़े थे पोरोसिटी, ओके। एक और याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ये क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। ये दोनों में अंतर याद रखना, ये क्या है आपका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन और परमेबिलिटी में कौन बड़ा होता है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, दिख रहा होगा ना कौन बड़ा है, हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है ना, दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि भाई कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में कुछ ना कुछ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये मिलेगा जाके, है ना। और पोरोसिटी हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1 से छोटा कभी होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें 1 से बड़ा ही वैल्यू डिवाइड होगा, या फिर जो भी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपको कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन हमेशा बड़ा मिलेगा। आगे समझ में, ठीक। कुछ गलत बोला क्या, यहाँ पर शायद गलत बोला, 1 वाला है ना, पोरोसिटी की वैल्यू वाला। लेकिन फिर भी याद हमेशा यही रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन हमेशा क्या होगा, बड़ा होता है परमेबिलिटी के, क्योंकि आंसर यही लेना है आपको, याद रखना। जो भी कंसेप्ट हो, भले कंसेप्ट नहीं भर रहा हो, लेकिन इसको याद रख लेना कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया आपका, अब क्या देखते हैं, मेथड्स। नहीं, उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, सैंड है, ठीक है, मेरे पास है क्ले है, दोनों में डाल रहा हूँ वाटर, नॉर्मल वाटर, दोनों में क्या कर रहा हूँ, और पूछूंगा कि दोनों में से किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। दोनों के परमेबिलिटी में कंपेयर करके बताओ बोलूंगा, तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी परमेबिलिटी कम होगी, सैंड की ज्यादा, क्ले की कम, ठीक है। अब मैं बोलूंगा फिर से सेम कंडीशन, मेरे पास क्या है, सैंड है, क्ले है, अब इसमें मैं मान लेता हूँ हनी डाल रहा हूँ, ठीक है, हनी डाल रहा हूँ और इसमें क्या डाल रहा हूँ, वाटर। अब बताओ किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है,
अब किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है? कुछ लोग बोलेंगे अभी भी कि इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसकी परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बोल रहे होंगे, ठीक है ना। तो वाटर वाला जो है आपका, ये क्ले वाले का क्या हो जाएगा, अब ज्यादा हो जाएगा और सैंड वाले का कम हो जाएगा, यही बोल रहे हो, ठीक है। सभी यही बोल रहे होंगे, कोई अलग है क्या? देखो, तो वाटर इसमें डल रहा है, ठीक है, और हनी इसमें डल रहा है, तो परमेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा बोल रहे हो, गलत है, ठीक है। या फिर इसकी ज्यादा है, ऐसा भी बोल रहे हो तो भी गलत है, दोनों गलत है। देखो, अभी तो भले पहचान गए, वैसे इसकी ही ज्यादा होगी अभी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है? स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, तो पानी डालोगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा लेकिन कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। आंसर ये होगा कि जब मेरे पास सॉइल सैंपल अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसमें डालने वाला मटेरियल अलग अलग हो, कभी भी परमेबिलिटी को उस बेसिस पे कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हमेशा डालने वाला लिक्विड है या फ्लूइड है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर वाटर है तो इधर भी वाटर होना चाहिए, तभी आप परमेबिलिटी को कंपेयर करके बता सकते हो कि सैंड की ज्यादा है, क्ले की कम है। अलग अलग चीज डाल के आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, याद रखना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो नोट करके इसको भी लिख लेना अपने वर्ड में। अब फाइनली आगे बढ़ते हैं मेथड्स टू डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल में बढ़ते हैं आगे। मेथड्स, क्या क्या मेथड्स है परमेबिलिटी? पहला हो जाएगा आपका लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी मेथड के अंतर्गत में पहला अपने को देखने को मिलेगा कांस्टेंट हेड परमियाबिलिटी मेथड। के लिख रहा हूं यार, लंबा थोड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी हो जाएगा कांस्टेंट हेड के बाद फिर क्या हो जाएगा? फॉलिंग हेड, फॉलिंग हेड परमियाबिलिटी मेथड, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कैपिलरी कैपिलरी परमियाबिलिटी मेथड, कैपिलरी परमियाबिलिटी मेथड, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड में तीन मेथड मिल गया मेरे को, कांस्टेंट हेड परमियाबिलिटी मेथड, फॉलिंग हेड और कैपिलरी परमियाबिलिटी मेथड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा अपने पास फील्ड मेथड होता है, FIELD, फील्ड मेथड। फील्ड मेथड के अंतर्गत में अपने को क्या मिलता है? पहला मिलता है पंपिंग, पंपिंग इन टेस्ट, और दूसरा क्या होता है? पंपिंग आउट, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं तीसरा मेथड क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो कुछ विद्वान होशियार लोग हैं वो लोग दे के रखे हैं, डायरेक्ट हमारे मेथड से बनाओ करके, है ना। तो ये सब है। तो इसके अंतर्गत में आपका क्या आ जाएगा? कॉन्जे कॉर्मन मेथड, कॉन्जे कार्मन सर जाएगी, सर जाएगी इसकी स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, देख लेना, मेरा मत देखना, अपने देख लेना। मतलब सर जाएगी, मेरा गलत होगा, सर जाएगी मेथड, सर जाएगी मेथड हो गया। उसके बाद फिर और क्या क्या मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड में आपका कंसोलिडेशन मेथड होता है, इधर लिखते जा रहा हूँ ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी को इधर लिख देता हूँ, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मेथड लिखते जाओ, कंसोलिडेशन मेथड। उसके बाद फिर डी में हो जाएगा आपका एलन हेजन मेथड, एलन हेजन मेथड, देखो नाम है सब, एलन हेजन मेथड। और क्या बोल सकते हैं, कुछ छूट रहा है? कौन से कार्बन हो गया, तरजाइगी हो गया, एलन हेजन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, कुछ तो छूट रहा है, एक छूट रहा है, एक मिनट। लाउडेंस मेथड, ये क्या हो जाएगा? लाउडेंस मेथड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसा करके अपने को इतना सारा मेथड देखने को मिल रहा है। तो क्या अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सभी को क्या पढ़ना है? पढ़ना है कुछ कुछ को, देखो
बता देता हूँ यहीं से, मैं यहीं से नहीं बता पाऊंगा, मतलब देखो इधर लेबोरेटरी मेथड हो गया। लेबोरेटरी मेथड में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हेड मेथड। ठीक है, कांस्टेंट हेड मेथड में लिखना, हेडिंग डाल लो आप लोग अच्छे से बनाओ। तो उसमें लिखना सबसे पहला कांस्टेंट हेड मेथड करके लिखो। उसमें लिखना कांस्टेंट हेड मेथड में कि ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसके लिए, किसके लिए, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। इट इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइनिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। याद रखना, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड इज द बेस्ट मेथड। ओके, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड का फॉर्मूला। ठीक, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड का देखो, याद कर लेना, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू T इंटू KIA। याद रख लेना, इसमें Q इज इक्वल टू KIA जान रहे हो, T मल्टीप्लाई हो गया है, इतना देखो याद करा रहा हूं मैं, कर लो। Q इज इक्वल टू KIA था, उसमें T मल्टीप्लाई हो गया है, I बच I है, अपने को निकालना क्या है, परमिएबिलिटी निकालना है। ठीक है, परमिएबिलिटी निकालना है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई में T और A लिखो, I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू क्या बताया था, HL डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे में HL आ जाएगा और L ऊपर चल जाएगा। नहीं आया समझ में, I इधर नीचे आएगा, I इधर नीचे आएगा ना, तो I की जगह में आप लोग वैल्यू पुट करोगे HL बाई L, तो HL बाई L ऊपर चल जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसके लिए, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड के लिए। ठीक, आगे समझ में, छोटा छोटा चीज है इसलिए नहीं मिटाल रहा हूँ, यहीं पर बता दूंगा सबको। हो गया, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड के बाद किसके लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कोर ग्रेन सॉइल के लिए होता है। उसके बाद सेकंड आते हैं हम लोग, सेकंड जो है वो क्या है, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी मेथड। अपने से दिमाग लगाओ ना, कांस्टेंट हेड में क्या कर रहे हैं हम लोग, हेड को कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भाई कोर्स पार्टिकल है, उसमें पानी डालोगे तुरंत नीचे चल देगा, तो कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे क्या रहे, कांस्टेंट रहे। फॉलिंग हेड मेथड में अब अपने को जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइन सॉइल के लिए होता है। So that is falling head permeability method is the best suitable for the best method for the किसके लिए, fine grained soil के लिए, fine grained soil के लिए best method of determination of the method of determination of the permeability। and ये कैसे निकालते हैं, देखो केपलरी परमिएबिलिटी मेथड को मिटाल दे रहा हूँ क्योंकि उसका नाम ही काफी है, उसको नाम बस याद रखना कि लेबोरेटरी मेथड के अंतर्गत में आता है। कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड भी पढ़ लिए, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड के अंतर्गत में अभी क्या पढ़ रहे हैं, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी मेथड पढ़ रहे हैं। मैं पहला पॉइंट बता दिया हूं, दूसरा पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 AL डिवाइडेड बाई AT log 10 H1 बाई H2। ये लंबा थोड़ा फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2.303 पूछता है लेकिन याद रखना, 2.303 AL डिवाइडेड बाई AT log 10 H1 बाई H2। कौन क्या है अभी बता देता हूँ। अच्छा, पिछले फॉर्मूला में नहीं बता पाया क्या, कौन क्या था, वैसे बता चुका हूँ, समझ में आ गया होगा कौन क्या था। K इज इक्वल टू क्या आया था आपका, QL डिवाइडेड बाई T इंटू HL A। ये समझ में आया था, Q मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया था, L मतलब क्या हो गया था, जितने लेंथ में आपका ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और उस लेंथ के कारण जितना हेड लॉस आया वो HL था, और कितने समय तक वो ट्रेवल किया वो टाइम है, ये टाइम है, जितने टाइम के लिए, जितने डिस्चार्ज के लिए, जितने टाइम तक डिस्चार्ज आया, डिस्चार्ज के कारण जितना लेंथ में ट्रेवल किया, जितने लेंथ के कारण जितना हेड लॉस हुआ, और ये क्या है, जिस सॉइल में हो रहा है, मतलब कि उस सॉइल का एरिया। अभी भी नहीं समझ में आया तो इधर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं किसका बता रहा था, कांस्टेंट हेड का। अब फॉलिंग हेड में आते हैं, उसका ये फॉर्मूला है आपका, इसको कैसे समझते हैं, ये आपका लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा रहा है ना, नेचुरल चीज है नहीं, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट है,
ठीक है, एकदम नॉर्मल सा, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो है सॉइल पार्टिकल है, हमारा सॉइल सैंपल है, यहाँ पर सॉइल सैंपल है, बीच में ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है जहां से हम लोग ऊपर से क्या डाल रहे हैं, लिक्विड फ्लूइड डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, जो डालना है वो डाल रहे हैं, और जिसके कारण शुरुआत में ये मान लेते हैं ये हमारा क्या था, हेड था H1। ठीक है, अब पानी में डाल दिया जैसे ही, तो ये नीचे आने लग गया, इधर से ट्रेवल कर रहा है आपका पानी, इधर आ रहा है, और इधर सॉइल के थ्रू, सॉइल से ट्रेवल करके नीचे चल देगा। ठीक, आ रहा है समझ में? तो पहले हेड इतना था, अब मान लेते हैं हेड इतना हो गया। क्या समझ में है? इतना आ गया, तो H1 H2 समझ में आ गया, इनिशियल हेड फाइनल हेड, और इन दोनों के बीच का अंतर हेड लॉस कहलाता है। इनिशियल हेड फाइनल हेड, H1 H2 इनिशियल हेड फाइनल हेड। ये अपने को ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब का एरिया स्मॉल ए है, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का एरिया स्मॉल एल है। ये एल क्या है? एल मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेवल, ये मान लेते हैं ये आपका लेंथ ऑफ ट्रेवल है। पानी इधर से एंटर किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में आया और उसके बाद बाहर निकल गया, तो लेंथ ऑफ ट्रेवल हो गया। आया समझ में? और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। ए क्या है? तो ये सॉइल का एरिया है, ये पूरा सॉइल है, उसका एरिया ए है। ओके, और ये जो टी है, टाइम मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में, ठीक है, ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, टाइम ऑफ ट्रेवल हो गया। इजी, अब आ गया होगा समझ में सब चीज, आ गया ना? चलो ठीक, अब आते हैं हम लोग फील्ड मेथड में। देखो जितना पढ़ना है उतना ही बस पढ़ेंगे। इससे न्यूमेरिकल भी आता है ये वाले मेथड से, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछला मेथड था, उससे ज्यादा, उससे आने का चांस ज्यादा है न्यूमेरिकल। इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। फील्ड मेथड, पंपिंग इन पंपिंग आउट। पंपिंग इन टेस्ट में क्या जानोगे? कुछ नहीं, ये ओपन एंड टेस्ट होता है। क्या होता है ये? ओपन एंड टेस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपका कुछ फील्ड में ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग एंड में क्लोज्ड रखते हैं, इसको, ये क्लोज्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फोर्स देते हैं, जिससे आपका क्या होता है, यहाँ से जब हम लोग, यहाँ पर सैंपल है, यहाँ से आता है आपका कुछ भी वाटर वगैरह डाल रहे हो वो, और उसके बाद फिर इधर इधर से आपका क्या होता है, निकलता है। तो इसको ओपन एंड मेथड बोलते हैं, मतलब ओपन एंड होता है इसमें पंपिंग इन टेस्ट में। पंपिंग इन, अब देखते हैं पंपिंग आउट टेस्ट, कोई मतलब नहीं है, वो मैं सिर्फ बता दिया है इसमें, है ना, सिर्फ नाम ही बस याद रख लोगे उतना काफी है। पंपिंग आउट टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंपिंग इन टेस्ट, है ना। तो देखो पंपिंग आउट टेस्ट में क्या होता है, पंपिंग आउट टेस्ट, इसको अगर मैं चाहूँ तो दो भागों में बांट सकता हूँ। ये हो गया आपका पंपिंग आउट टेस्ट, कौन से सॉइल के लिए हो जाएगा, फॉर अनकन्फाइंड एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड फॉर कन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है, कन्फाइंड एक्यूफर एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर, है ना। तो इनके लिए भी आपका दो मेथड होता है, एक जो ड्यूप्टी के द्वारा दिया गया है और एक जो थेम्स के द्वारा दिया गया है, THM, स्पेलिंग देख लेते हैं। एक जो ड्यूप्टी के द्वारा दिया गया है और एक जो थेम्स के द्वारा, THIEMA, थेम्स के द्वारा दिया गया है। ये भी वैसी है, एक जो किसके द्वारा दिया गया है, ड्यूप्टी के द्वारा दिया गया है, और एक जो थेम्स के द्वारा दिया गया है। तो कुल मिला के अब याद क्या रखना है आपने को इस मेथड में? याद ये रखना है कि पंपिंग आउट टेस्ट मेथड क्या है, पंपिंग आउट टेस्ट किसके हेल्प से निकालते हैं, तो इसके हेल्प से, डिप्टी और थेम्स, या फिर ऐसे बोल सकता है डिप्टी थ्योरी, ये थ्योरी एक्चुअली में डिप्टी थ्योरी एंड थेम्स थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो ये जो थ्योरी है वो रिलेटेड है पंपिंग आउट टेस्ट। इसका मेथड है, दोनों का फॉर्मूला है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है, अपने को जितना जरूरत है उतना ही बस समझना है। पंपिंग आउट टेस्ट हो जाएगा आपका फॉर अनकन्फाइंड, फॉर कन्फाइंड एक्यूफर, दोनों के लिए आपका थेम्स और डिप्टी थ्योरी आता है, ठीक।
जो पूछता है वो मैं बता दिया, ये किससे रिलेटेड है या फिर इससे रिलेटेड क्या है। तो ऑप्शन रहेगा आपका, तो जिसमें थेम्स एंड डिप्टी रहेगा तो उसको लगा देना। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में क्या जानना है? देखो, डायरेक्ट मेथड में पहला जो है आपका कॉन्जे-कार्मन है, बस नाम याद रखो, कॉन्जे-कार्मन मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ये कुछ दिया है, ठीक है। उसके बाद तरजाइगी मेथड में क्या जानना है? एक तो किसका अजम्पशन जान लो बस, कि ये पार्टिकल को क्या बोलता है, कि पार्टिकल को ये जो फॉर्मूला दिया है उसके लिए वो तभी एप्लीकेबल है बोलता है। अजम्पशन मतलब तो वही होता है ना, फॉर्मूला दे देते हैं लेकिन उससे पहले बहुत सारा अजम्पशन देते हैं, ये अजम्पशन है तभी मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा करके। तो पार्टिकल पार्टिकल को क्या मानता है? पार्टिकल को स्फेरिकल मानता है। तर जाएगी एज्यूम्स पार्टिकल आर स्फेरिकल इन शेप, स्फियरिकल स्फियरिकल स्फियर इन शेप जो भी, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स आर स्फेरिकल इन शेप, स्पेलिंग फिर से गलत है लेकिन उसको सुधार लेना। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में कुछ नहीं याद रखना है। एलन हेजन मेथड में देखते हैं, एलन हेजन मेथड। एलन हेजन मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एलन हेजन मेथड ओनली एप्लीकेबल फॉर सेंड, ठीक है ना। और उसमें भी सेंड नहीं, सभी साइज के सेंड नहीं, उसमें भी कितने साइज, 0.1 mm से लेके 3 mm तक, ठीक है ना। द साइज ऑफ द पार्टिकल रेंजेस फॉर द एलन हेजन मेथड इज 0.1 mm to 3 mm, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और ये मतलब सेंड ही तो होता है ना, लेकिन सेंड का साइज तो 4.75 mm तक भी वेरी करता है और नीचे जाएंगे तो 25 माइक्रोन तक भी होता है। अब उसके बाद फिर ये मेथड का नाम बस याद रख लेना, ठीक है। समझ में आ गया? कंजे-कार्मन मेथड, तरजाइगी मेथड, कंसोलिडेशन, एलन हेजन में बता दिए जो बताना था। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग, परमेबिलिटी खत्म हो गया और तो कुछ बताना बचा नहीं है ना। अब उसके बाद फिर सीपेज एनालिसिस पढ़ना है अपने को, तो कल ही करते हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो बने रहने के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ो।